हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, 9th चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी कि उपसहसंयोजक यौगिक, जो कि रिलेटेड है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। तो अकार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक विज्ञान के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अकार्बनिक यौगिक होते क्या है। अकार्बनिक यौगिक उन्हें कहा जाता है जिनमें हाइड्रोकार्बन के अलावा अन्य यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। हाइड्रोकार्बन यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों से मिलकर जो बने हुए यौगिक हैं, उनको छोड़कर बाकी यौगिकों का जब हम अध्ययन करते हैं तो हम उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर शामिल करते हैं। तो यहाँ हम बात करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9 उपसहसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो देखते हैं, उपसहसंयोजक यौगिक जो है उसके 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है यहाँ साधारण लवण, दूसरा पार्ट है द्विक लवण और तीसरा पार्ट है संकुल लवण। तो हम बारी बारी से सबके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं साधारण लवण। तो साधारण लवण क्या होते हैं हमें? साधारण लवणों को कहा जाता है जो एक ही टाइप के धनायन और एक ही टाइप के ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि सबसे साधारण लवण है NaCl। NaCl में हम जानते हैं एक ही टाइप का धनायन प्रेजेंट है, कौन सा? Na+, और एक ही टाइप का ऋणायन प्रेजेंट है, कौन सा? Cl-। तो जो एक ही टाइप के धनायन और एक ही टाइप के ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उन्हें साधारण लवण कहा जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा हो गया KCl। किस किस से मिलकर बनेगा ये? K+ और Cl- से। नेक्स्ट है MgCl2। किस किस से मिलकर बनेगा? Mg+2 से प्लस 2 Cl-। ये किससे मिलकर बना है? Na+ और Cl-। तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि इसमें एक टाइप का धनायन और एक टाइप का ऋणायन प्रेजेंट है। इसमें भी एक ही टाइप का धनायन और एक ही टाइप का ऋणायन प्रेजेंट है और इसमें भी ऐसा ही हो रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि जो एक ही टाइप के धनायन और एक ही टाइप के ऋणायन से मिलकर बने होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? साधारण लवण। अगर मैं बात करूं उनकी फॉर्मेशन की, यानी कि बनते कैसे हैं, तो बनते हैं कब? जब एक अम्ल एक क्षार से क्रिया करता है। जैसे कि HCl एक अम्ल है, NaOH एक क्षार है। जब ये दोनों आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है? क्या बनता है? NaCl+ बनता है H2O, जिसे क्या बोलते हैं हम? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो जब एक अम्ल एक क्षार से अभिक्रिया करेगा तो जो लवण बनेगा वो कौन सा लवण कहलाएगा? साधारण लवण कहलाएगा। पहली बात तो हमें पता चल गई साधारण लवण की। दूसरी चीज क्या होती है कि जब इन्हें जल में डाला जाता है तो ये अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। जैसे कि हम जानते हैं NaCl है, उसे जब हम पानी में डालते हैं तो वो किस किस में टूट जाता है? Na+ और Cl- में टूट जाता है। तो हम इसके 2 पॉइंट समझ चुके हैं। पहला पॉइंट तो ये कि एक ही टाइप के धनायन और एक ही टाइप के ऋणायन से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात, ये अम्ल और क्षार की उदासीनीकरण अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं। और तीसरी बात कि जब इन्हें जल में डाला जाता है तो ये अपने अपने आयनों में टूट जाते हैं। क्लियर हो गया? अगर हम बात करें किसकी? द्विक लवण की, तो द्विक लवण की एग्जाम्पल नाम से पता चल रहा है, द्विक यानी 2। तो जो एक से ज्यादा टाइप के साधारण लवणों से मिलकर बने होंगे उन्हें क्या बोला जाएगा? द्विक लवण बोला जाएगा। इसका क्या मतलब है मैं अभी एक्सप्लेन करती हूँ। इसके अलावा हम एक और इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि जो एक से ज्यादा टाइप के धनायन और ऋणायन से मिलकर बने उसे भी हम द्विक लवण बोल सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है हमारा पोटाश एलम। पोटाश एलम जिसे नॉर्मल लैंग्वेज में हम जानते हैं फिटकरी के नाम से। अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो क्या होता है? देखो इसके अंदर पोटाश, देखो वैसे इसका फॉर्मूला बहुत बड़ा है, याद करने लगे तो रट्टा मारने में बंदे की जबान हकला जाए। ठीक है, तो हम कुल मिला के क्या करेंगे? बिल्कुल सिंपल से याद रखेंगे। हम दोनों में सल्फेट जोड़ देंगे। पोटाश तो पोटेशियम सल्फेट, एलम तो एल्यूमिनियम सल्फेट। तो 2 चीजें हमें जोड़नी है। एक तो हमें जोड़ना है पोटेशियम सल्फेट, एक हमें जोड़ना है एल्यूमिनियम सल्फेट। अब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें इनमें जल भी मिलाना पड़ेगा। समझ आई बात? तो पोटेशियम सल्फेट बनाने के लिए तुम लोगों को पता है पोटेशियम क्या होता है? K+ और सल्फेट क्या होता है? SO4-2।
तो जब हम सॉल्ट बनाते हैं तो हम इसका चार्ज इसके पैरों में और इसका चार्ज इसके पैरों में ले जाते हैं, तो क्या बनेगा K2SO4, ये बन गया पोटेशियम सल्फेट। अगर हम बात करूं किसकी, एल्यूमिनियम सल्फेट की, तो हमें पता है एल्यूमिनियम Al+3 होता है और सल्फेट क्या होता है, सल्फेट SO4-2 होता है। तो अगर मैं बनाऊं एल्यूमिनियम सल्फेट तो इसका चार्ज इसके पैरों में और इसका इसके पैरों में क्या बनेगा, Al2SO4 की थ्राइस। क्लियर हुई बात। तो ये बन गया पोटेशियम सल्फेट, ये बन गया एल्यूमिनियम सल्फेट। दोनों को साथ में लिख के प्लस साथ में जल जोड़ना है, तो फॉर्मूला हमारा बनेगा K2SO4 Al2SO4 की थ्राइस डॉट 24 H2O इसमें जोड़े जाते हैं क्रिस्टलीय जल के रूप में। तो हमने क्या देखा, देखो एक प्रकार का साधारण लवण ये आ गया और एक प्रकार का साधारण लवण ये आ गया। तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो एक से ज्यादा टाइप के साधारण लवणों से मिलकर बना होता है उसे क्या बोला जाता है, द्विक लवण बोला जाता है। या मैंने इसकी को डेफिनेशन क्या बोली थी कि जो एक से ज्यादा टाइप के धनायन और ऋणायन से मिलकर बने। तो देख लो इसमें एक से ज्यादा टाइप के धनायन है कि नहीं है, एक K+ प्रेजेंट है और एक क्या है Al+3 प्रेजेंट है। क्लियर हुई बात, दोनों डेफिनेशंस क्लियर होगी। तो पहली डेफिनेशन क्या थी कि जो एक से ज्यादा टाइप के साधारण लवणों से मिलकर बना हो, एक से ज्यादा टाइप के साधारण लवण आ गए, या फिर जो एक से ज्यादा टाइप के धनायन और ऋणायनों से मिलकर बना हो उसे क्या बोला जाता है, द्विक लवण बोला जाता है। तो इसका पहला एग्जांपल है, ये फॉर्मूला अच्छे से याद कर लेना। सेकेंड एग्जांपल जो है हम इसका देखते हैं वो है मोहर लवण। मोहर लवण या जिसे बोला जाता है FAS, फेरस अमोनियम सल्फेट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसका फॉर्मूला होता क्या है। तो सेकेंड एग्जांपल है वो क्या है, FAS है, जिसे फेरस अमोनियम सल्फेट या क्या बोलते हैं, मोहर लवण बोलते हैं। अब इसका फॉर्मूला कैसे है, इसका फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका फॉर्मूला प्रैक्टिकल के जितने भी हम रिएक्शंस देखेंगे उसमें FAS का यूज होता है। तो FAS में फेरस अमोनियम सल्फेट, नाम से देखो F फेरस, A अमोनियम, S सल्फेट। बस दोनों को एक एक करके जोड़ दो। एक बार हमें लेना है फेरस सल्फेट और एक बार हमें क्या लेना है, अमोनियम सल्फेट। तो फेरस सल्फेट हम सब जानते हैं, फेरस किसको बोला जाता है, Fe+2 को बोला जाता है, और सल्फेट क्या होता है, SO4-2। तो जब Fe+2 SO4- लेंगे तो +2 से -2 कैंसिल, क्या बन जाएगा, FeSO4। क्लियर, एक टाइप का साधारण लवण ये हो गया। अब हमें लेना अमोनियम सल्फेट। तो हम जानते हैं अमोनियम क्या होता है, NH4+ और सल्फेट क्या होता है, SO4-2। तो इसका चार्ज इसके पैरों में, इसका इसके पैरों में क्या बनेगा, NH4 की ट्वाइस SO4। एक टाइप का साधारण लवण ये हो गया। अब हमें इन दोनों को मिलाना है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, फॉर्मूला बनेगा FeSO4 डॉट NH4 की ट्वाइस SO4 डॉट इसमें लिए जाते हैं 6H2O। क्लियर। तो ये भी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं किसका, द्विक लवण का। अच्छा एक चीज और, द्विक लवण को जालक यौगिक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जालक यौगिक भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें जो धनायन और ऋणायन है वो आपस में जालक क्रिस्टल के रूप में क्या होते हैं, जुड़े रहते हैं। क्लियर होगी बात। तो हमने क्या जाना, एक और एग्जाम्पल देख लो जिसका नाम है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट का एग्जाम्पल जो है उसमें भी क्या होता है, एक तो होता है KCl, एक होता है MgCl2 और वही दोनों के अंदर जल जुड़ा होता है 6H2O। क्लियर हो गई बात। तो ये हमारा द्विक लवण का एग्जाम्पल है। तो हमसे पेपर में क्या किया जाता है, द्विक लवण और संकुल लवण में अंतर पूछे जाते हैं। तो अंतर क्या, हमें उनका इंट्रोडक्शन ही देना होता है। तो हम क्या लिखेंगे, जो एक से ज्यादा टाइप के धनायन और ऋणायन से मिलकर बना हो या जो एक से ज्यादा टाइप के साधारण लवणों से मिलकर बना हो उसे क्या बोला जाता है, द्विक लवण। क्लियर होगी बात। सेकेंड चीज हम ये देखते हैं कि जब इसे जल में डाला जाता है तो ये भी अपने सभी आयनों में टूट जाता है। मतलब अगर मैं मोहर लवण को जल में डालूंगी तो इसमें क्या है, Fe+2 SO4-2, ये क्या है NH4+ SO4-2। तो ये अपने सभी आयनों में टूट जाएगा, अपने सभी आयनों का परीक्षण दे देता है। ये इसकी दूसरी खासियत है। क्लियर हो गई बात। अब हम बात करते हैं संकुल लवण की। हमारा जो पूरा चैप्टर है वो इसी लवण के ऊपर है।
संकुल लवण, जिसे क्या बोला जाता है, उपसहसंयोजक यौगिक भी बोला जाता है। क्लियर? तो हम इसकी बात करेंगे तो संकुल लवण को समझने से पहले हमें इसका एक एग्जाम्पल समझना पड़ेगा, क्योंकि जब हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो उसके अंदर उसके बहुत सारे टाइप्स भी आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम संकुल लवण के एक एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। तो देखिए क्या है, FeCN6। फिर अभी नहीं पल्ले पड़ेगा कि ये क्या दे दिया K4FeCN6, तो अभी हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या चीज होती है। एक और एग्जांपल ले लिया मैंने किसका, CuNH3,4SO4। तो सबसे मोटी बात अगर मैं क्या करूं तो इसमें तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें तुम्हें एक ब्रैकेट दिखाई दे रहा है, ब्रैकेट के अंदर बहुत सारा मटेरियल दिखाई दे रहा है और एक ब्रैकेट के बाहर की तरफ तुम्हें दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर हम क्या देखते हैं, देखो ध्यान रखना, जब भी कोई कंपाउंड हम लिखते हैं ना तो उसमें पहले हम लिखते हैं धनायन और उसके बाद हम क्या लिखते हैं, ऋणायन। क्लियर? धनायन के पैर में मोस्टली ऋणायन का आवेश होता है और ऋणायन के पैर में किसका आवेश होता है, धनायन का आवेश होता है। अगर ऐसा नहीं है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है। जैसे इसको देखो, K के पैर में क्या दिया हुआ है, 4, इसका मतलब कि जो 4 है वो किसका आवेश है, धनायन के पैर में किसका आवेश होगा, ऋणायन का आवेश होगा। और ये ऋणायन है पूरा, याद रखना ब्रैकेट को तुम तोड़ोगे नहीं। हाँ, ब्रैकेट मान लो एक टाइप की ढाल है, ब्रैकेट जब तक रहेगा तब तक उसके अंदर का मटेरियल बाहर नहीं आ सकता। और ब्रैकेट को तोड़ना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे क्या पाए जाते हैं, बंध पाए जाते हैं। क्लियर? तो हम क्या देखते हैं कि ये K+ है, धनायन तोड़ दिया, ब्रैकेट को तुम्हें तोड़ना नहीं है, तो इसका मतलब तुम्हें पूरा लेना है क्या, FeCN6। ये ऋणायन है जिसके ऊपर कितना आवेश होगा, -4। तुम खुद देख लो, जब ये आवेश इस पैर में आएगा तो यहाँ कुछ रहेगा क्या, नहीं, एक को हम नहीं दर्शाते। और जब ये वाला आवेश इसके पैर में जाएगा तो K के पैर में क्या आ जाएगा, 4। तो कुल मिला के ये जो है वो, ये जो 2 आयन है वो इस कंपाउंड के अंदर पाए गए हैं। क्लियर हुई बात? अब K+ कितने हैं, 4 K+ है। अब अगर मैं इसकी बात करूं CuNH3,4SO4 की, तो अब देखो ना इसके पैर में कुछ है ना SO4 के पैर में कुछ है, इसका मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही क्या है, नेगेटिव चार्ज भी है। तो हम जानते हैं कि SO4 पे -2 होता है, इसका मतलब ये जो पूरा ब्रैकेट है उसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर +2 चार्ज होगा, तभी तो हम +2 से -2 कैंसिल करेंगे तो हमारा पूरा कंपाउंड बन जाएगा। क्लियर हुई बात? तो तुम्हें क्या दिखाई दिया, तुम्हें ये दिखाई दिया कि एक यौगिक में ब्रैकेट के ऊपर माइनस है और दूसरे यौगिक में ब्रैकेट के ऊपर प्लस है। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो जो ब्रैकेट होता है उसे बोला जाता है संकुल, इसका मतलब ये क्या है, संकुल ऋणायन है। और जो ब्रैकेट के बाहर होता है वो होता है सरल, तो ये क्या है, ये सरल धनायन है। क्लियर हुई बात? दूसरी बात अगर मैं इसकी देखूं तो ये क्या है, ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये क्या है, ये संकुल धनायन है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, ये सरल ऋणायन है। क्लियर हुई बात? अब एक चीज और देखो, अब जरूरी नहीं है कि एक सिंपल लियो और दूसरा संकुल लियो, ऐसा भी हो सकता है कि दोनों ही संकुल हो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो मैंने एक एग्जांपल ले लिया CuNH3,4 CuF4, या F4 की जगह क्या ले लो, चलो F4 ही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि क्या है, इसके अंदर पहला जो है वो भी ब्रैकेट है और दूसरा जो है वो भी क्या है, ब्रैकेट है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये जो होगा वो क्या होगा, ये संकुल धनायन बनाएगा फर्स्ट पार्ट जब टूटेगा, और ये जो टूटेगा तो ये क्या बनाएगा, ये संकुल ऋणायन बनाएगा। इसके ऊपर +2 होगा और इसके ऊपर क्या होगा, -2 होगा। तो कुल मिलाकर अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन दूं तो क्या हुए, उपसहसंयोजक यौगिक। उपसहसंयोजक यौगिक या तो
सरल धनायन और संकुल ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, या फिर संकुल धनायन और सरल ऋणायन से मिलकर बने होते हैं, या फिर संकुल धनायन और संकुल ऋणायन से भी मिलकर बने हो सकते हैं। क्लियर हो गई बात? एक बार दोबारा देख लो। हमने क्या देखा? K4FeCl6 देखा और क्या देखा? CuNH3 की 4s4 देखा। तो पता कैसे चलेगा भाई कौन सा चार्ज किसके ऊपर है? तो धनायन के पैर में जो होगा वो ऋणायन का, और ऋणायन के पैर में जो होगा वो धनायन का आवेश होगा। तो K के पैर में 4 था, धनायन के पैर में ऋणायन का आवेश है, इसीलिए हम इसमें -4 लगाएंगे। और इस पूरे ब्रैकेट के पैर में कुछ नहीं है, एक है, इसका मतलब K पे प्लस का 1 चार्ज है। वैसे भी हम लोगों को पता है कि K पे प्लस का 1 चार्ज ही होता है, तो कोई बड़ी बात नहीं है। SO4 पे जब -2 होगा तो इसके ऊपर कितना होगा? +2 चार्ज होगा। क्लियर हो गई बात? तो हमने कुल मिला के देखा जो या तो सरल धनायन और संकुल ऋणायन से मिलकर बना हो, या संकुल धनायन और सरल ऋणायन से मिलकर बना हो, या फिर हो सकता है कि दोनों संकुल ही हो। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोला जाता है? उपसहसंयोजक भी बोला जाता है। मेरी एक बात थी, सुनो, ये तो क्लियर हो गया कि ये किस किस से मिलकर बना है। अगर मैं बात करूं कि इसको जल में डाले तो क्या होगा? तो भाई जब इसको जल में डाला जाता है ना, तो ये अपने पूरे आयनों में नहीं टूट पाता। क्यों नहीं टूट पाता? क्योंकि इनके बीच में पाए जाते हैं कौन से बंध? उपसहसंयोजक बंध। अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर खोल के दिखाऊं ना, तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी? ऐसे, ये ऐसे पड़ा बीच में, यहाँ पे क्या है? कॉर्नर पे यहाँ है Cn माइनस, Cn माइनस, यहाँ पे भी क्या है? Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Cn माइनस, Fe+। ये इस टाइप से 6 इनसे जुड़ा होता है। अब ये माइनस यहाँ पे क्या करेगा? ये इसके साथ उपसहसंयोजक बंध बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, ये इसके साथ बनाएगा, और ये भी इसके साथ बनाएगा। क्लियर हुई बात? तो ये इस तरीके से 6 उनसे जुड़ा हुआ है। क्लियर हुआ? तो इस वजह से यहाँ पे हम इसका टोटल जो चार्ज दिखाते हैं, तो यहाँ ऐसे दिखाते हैं टोटल इस टाइप से। ठीक है? तो ये इतने सारे बंधों से जो मिलकर बना हुआ है, तो हम क्या है, इसको इजीली तोड़ नहीं सकते। समझ आई बात? इसीलिए हम बोलते हैं कि ये जो ब्रैकेट है वो टूटता नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि जब इनको जल में डाला जाता है तो ये अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं दे सकते, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर के आयन टूटकर बाहर नहीं निकलते। जबकि द्विक लवण में क्या हो रहा था? जब उनको जल में डाला जाता था तो वो अपने सभी आयनों में टूट जाते थे। क्लियर हो गई बात? तो अगर तुमसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई द्विक लवण और संकुल लवण के अंदर डिफरेंस क्या है, तो पहला डिफरेंस तो ये है कि जब द्विक लवण को जल में डाला जाएगा तो वो अपने अपने आयनों में टूट जाएगा, लेकिन जब संकुल लवण को जल में डाला जाएगा तो वो अपने सभी आयनों का परीक्षण नहीं देगा। दूसरी बात, जो द्विक लवण है उसमें सब सरल धनायन और सरल ऋणायन ही है, लेकिन जो उपसहसंयोजक यौगिक है उनके अंदर सरल भी है और संकुल भी है। क्लियर हो गई बात? तो ये इनके डिफरेंस है जिन्हें तुम अच्छे से पढ़ सकते हो। तो आज के लिए इतना बहुत है। थोड़ा बहुत आप बेसिक चीजों के बारे में पढ़े। कल हम इनके मतलब इनके आगे प्रकार पढ़ेंगे कि भाई इसमें Fe क्या होता है, Cn क्या होता है, इनके ऊपर चार्ज कैसे निकालते हैं। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी थोड़े दिनों से वीडियोस ऑफ चल रही थी, लेकिन अब रेगुलर वीडियो चालू रहेंगे, वो भी बोर्ड के ऊपर आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए बहुत है।